एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हमारे देश में 2020 में बनकर के आई है। ये एनईपी एक ऐसा टॉपिक है जो अभी करेंटली जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। स्पेशली जो आपका एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जो भी एग्जाम हो रहा है, चाहे वो टीचर बनने के लिए कोई भी एग्जाम हो या फिर आपका जो सीटेट का एग्जाम है, उसमें निश्चित रूप से इसमें से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इस टॉपिक को स्किप किया ही नहीं जा सकता। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस टॉपिक को, इस पॉलिसी को जाने, समझे और सीखे। और एक चीज और, जो लोग टीचर बनना चाह रहे हैं, टीचर हैं, बनना चाह रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, और जो लोग एजुकेशन फील्ड से नहीं भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो पॉलिसी है हमारे देश की है, हमारे शिक्षा से संबंधित, हमारे देश की शिक्षा की नीति है, एजुकेशन पॉलिसी है। तो उनको भी इसका ज्ञान होना चाहिए कि जो हमारे देश में नई शिक्षा नीति आई है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, वो क्या है, उसमें क्या क्या चीजें कही गई हैं, क्या क्या चीजें नई ऐड की गई हैं या क्या नई चीजें रिफॉर्म की गई हैं, क्या बदलाव किया गया है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबको इसका नॉलेज होना चाहिए, सबको इसका ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए और अपने देश की एजुकेशन पॉलिसी को समझिए कि क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मणिमाला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे वो है एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको कि हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि क्या है हमारे देश की, भारत देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इससे पहले भी जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया कि हमारे देश में कई बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनकर के आई है, शिक्षा से संबंधित बहुत सारे ऐसी कमेटी बनी है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। तो फिर इसको बनाने की, यानी कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसको बनाने की उसमें बहुत सारा चेंज लाने की क्या जरूरत थी और क्या चेंज लाए गए हैं, क्या नई चीजें ऐड की गई हैं, उसको हम लोग इसमें समझेंगे। जैसे कि जो हमारी एनईपी है वो ऐसा नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन उसको पढ़ना और एक जो हमारा एग्जाम चल रहा है अभी, जैसे कि एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड कोई भी आपकी परीक्षाएं हो, स्पेशली सीटेट का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, तो इस टॉपिक को ऐसा है ही नहीं कि इसको अनदेखा किया जा सकता है। इसमें से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे ही जा रहे हैं और पूछे ही जाएंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट, करंट और फेवरेट टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसीलिए आज जिस अप्रोच को हम लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे वो है हमारा एग्जाम सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि हम जो एनईपी को समझेंगे वो एग्जाम की दृष्टिकोण से, कि परीक्षा में से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत अच्छी पॉलिसी है ये, बहुत नई चीजें बदलाव लाई गई हैं, बदलाव लाने के लिए की गई हैं। तो इसको हम लोग जो हमारा सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है हमारा एनईपी 2020। और जैसे मैंने बताया है कि सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं, जो आपका कोई भी टीचर बनने के लिए एग्जाम होगा, जो टीचर बन चुके हैं उनको भी जानना चाहिए, या जो कम से कम भारत देश के नागरिक हैं उनको इस पॉलिसी को निश्चित रूप से जानना चाहिए कि हमारे देश की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो क्या है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं कि जो एनईपी 2020 है उसमें इसके मैंने 4-5 जो मेन पॉइंट्स है उसको मैंने नोट डाउन किया है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि एनईपी एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, इसको हम पूरा बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम सेंटर्ड के दृष्टिकोण से ही पढ़ेंगे कि एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हो सकता है और उसको हम कैसे, कितने अच्छे तरीके से समझेंगे। तो उसको एक वीडियो में, जो हमारा 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट का वीडियो हो सकता है, उसमें हम कवर नहीं कर सकते इसको। और अगर कोशिश भी करें तो वो सब चीज, अगर हम इन सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में समझेंगे तो वो सारा मिक्स मैच हो जाएगा और हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए जो यहाँ पे मैंने 4-5 पॉइंट्स दिया है, इसको हम लोग कम से कम 2 या 3 वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि एनईपी में क्या क्या चीजें कही गई हैं। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं, जो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है वो है न्यू फॉर्मेट, यानी कि न्यू फॉर्मेट है 5+3+3+4। हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या है ये 5+3+3+4। इसके बाद जो दूसरा है हमारा वो है
होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट को हिंदी में हम कह सकते हैं कि जिसको सर्वांगीण विकास या समग्र विकास कहते हैं, यानी कि ओवरऑल जो एक स्टूडेंट का पर्सनैलिटी होता है उसका पूरे तरह से हम उसका विकास कर सकें। ये नहीं कि किसी एक पक्ष को हम लोग विकास करने में लगे हैं। इसको भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद है एग्जामिनेशन एंड इवेल्यूशन। उसमें क्या बातें कही गई हैं। सबसे जो एनईपी का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो बदलने की बात कही गई है। जो अभी तक हमारे देश में शिक्षा की नीति चल रही थी, शिक्षा से संबंधित जिस भी चीज को शामिल किया जा रहा था, उन सभी चीजों को अधिक से अधिक ज्यादा बदलाव की बातें कही गई है। नई चीजें ऐड करने की बात की गई है, तकनीकी की बात की गई है, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी की बात की गई है। क्योंकि आजकल आप लोग देख सकते हैं कि जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जो कि तकनीकी से प्रभावित ना हो, इसीलिए शिक्षा को भी बहुत ही ज्यादा तकनीकी से जोड़ने की बात की गई है। तो उसके लिए एक परख नाम की बॉडी है, बॉडी मीन्स की एक संस्था बनाई गई है जो कि एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन पे काम करेगी। इसको भी हम लोग समझेंगे। इसके बाद टीचर एजुकेशन के लिए क्या कहा गया है, लैंग्वेज भाषा के लिए क्या कहा गया है, और जो अभी तक आप लोगों ने सुना होगा जो कि एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि एनसीईआरटी तैयार करती है शिक्षा से संबंधित। शिक्षा जगत के जो लोग हैं जो सीटेट का एग्जाम दिए हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एनसीएफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए एनसीएफ को पढ़ना और समझना, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो एनसीएफ है, अभी तक हमारे देश में एक एनसीएफ जो एनसीईआरटी बनाती थी या बनाती है वो चल रहा था, लेकिन अभी इस बार जो नई एजुकेशन एनईपी है उसने 3 तरह के एनसीएफ बनाने की बात रखी है और उसको 2025 तक कंप्लीट करके हमारे देश में लाने की, या ऐसा कहें कि जिस भी शिक्षा से संबंधित जिस लेवल पे जिस क्षेत्र में उसको लागू करने की बात की गई है, उसको 2025 तक इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। तो हम लोग इसको समझेंगे। आज जो पहला जो हमारा एनईपी का वीडियो रहेगा उसमें हम लोग न्यू फॉर्मेट जो 5+3+3+4 है और दूसरा जो है आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट, हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे और समझेंगे कि इसमें ये जो 2 पॉइंट्स है इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित क्या बातें कही गई हैं और इसमें क्या बदलाव, क्या रिफॉर्म की बात की गई है, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि न्यू स्ट्रक्चर 5+3+3+4 क्या है। ये जो न्यू स्ट्रक्चर बन के हमारे सामने एनईपी ने हमें दिया है वो क्या है। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे बने इस डायग्राम को देख सकते हैं, यहाँ पे पहला जो है 10 वर्ष 2 वर्ष और यहाँ पे जो है 3 और 2 यानी कि 5 3 3 और ये आपका 4। तो इसको हम लोग समझते हैं। ये जो बना हुआ है ये है कि जो हमारा अभी तक जो एकेडमिक स्ट्रक्चर चलता आ रहा है, जिसको कि फॉलो करके हम लोग इसी एजुकेशन सिस्टम पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आए हैं, तो वही है 10+2 यानी कि 10 वर्ष और 2 वर्ष। तो 10 वर्ष क्या है कि जब बच्चा 5 या 6 वर्ष का होता है तो वो अपना जो स्कूलिंग स्टार्ट करता है, अपनी पढ़ाई प्रारंभ करता है, तो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है, तब वो 6 वर्ष का होता है, 5 या 6 वर्ष का। तो पहली से 10वीं तक जो 10वीं का आपका 10th का जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो, और फिर 2 वर्ष आपका इंटरमीडिएट का, यानी कि 10 और 2 10+2 यानी कि टोटल आपका जो है वो 12 ईयर्स 12 वर्ष का जो है वो एक जो आपका शिक्षा जब बच्चा प्रारंभ करता है तो वो 10 वर्ष और 2 वर्ष का जो आपका पुराना अभी तक जो चल रहा था एजुकेशन सिस्टम एकेडमिक स्ट्रक्चर वो ये था। जो नया बनकर के हमारे सामने जो एनईपी ने दिया है वो है 5+3+3+4। इसी को रिफॉर्म किया गया, चेंज किया गया है 5 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष में। क्या है ये, इसको हम लोग अभी समझते हैं। जो आपका पहला जो 5 वर्ष है, यहाँ पे आप लोग इस चित्र में भी इसको इस बोर्ड पे बने डायग्राम में भी आप लोग समझ सकते हैं, इस चीज को देख सकते हैं कि यहाँ 10 वर्ष और 2 वर्ष। नीचे का जो ये है वो पूरा ब्लैंक है, खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो क्या है ये, तो जो जैसे कि अगर हम बालक के मनोवैज्ञानिक पक्ष को देखते हैं तो उसमें दिया है कि जब बालक 5 वर्ष का होता है, 5 या 6 वर्ष का होता है, तो 90% मस्तिष्क का जो विकास होता है वो 5 से 6 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। अगर आप डेवलपमेंट में देखें, वृद्धि और विकास की बात अगर हम करते हैं बालक के, तो 90% जो मस्तिष्क का विकास है वो 5 से 6 वर्ष की आयु तक बच्चा कर लेता है। लेकिन जो हमारा पुराना एकेडमिक स्ट्रक्चर था उसमें जो यहाँ पे प्रथम 5 वर्ष है
उसके लिए ये गैप खाली था। यानी कि इसमें जो आपका जो स्कूलिंग है, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, बच्चे का डेवलप करना, डेवलपमेंट होना, वो सब इसमें नहीं दिया हुआ था। जो कि हमें बच्चे का जो प्रथम 5 वर्ष होता है या 6 वर्ष होता है, तो उसमें उसका जो ये 90% विकास है, तो उसमें हमें उसे ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए जो बच्चा जल्दी से जल्दी उन चीजों को सीख सके, समझ सके, और जो आपका रियल हम कह सकते हैं ये वर्ल्ड है उससे कनेक्ट कर सके खुद को। तो इसी गैप को फिल करने के लिए जो हमारा एनईपी है उसने यहाँ पे दिया कि प्रथम जो 5 वर्ष है, यानी कि जो आपका पहला बच्चे का पहला 5 वर्ष है, उसको यहाँ पे 3 वर्ष और 2 वर्ष में उन्होंने बांटा है। तो अब कैसे है इसको हम लोग अभी यहाँ पे समझेंगे। जो पहला जब बच्चा पहले पुराने एकेडमिक स्ट्रक्चर में 5 या 6 वर्ष में फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता था, यहाँ बच्चे को 2 वर्ष कंप्लीट करते हैं, यानी कि तीसरे वर्ष में उसको स्कूल में आना है, जिसको कि फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। यानी कि टोटल जो आपका यहाँ पे टोटल 5 इयर्स का ये है, जो इसको इस तरह से भी एफ से भी इसको हम समझ सकते हैं कि फाउंडेशनल मूलभूत आपका जो चरण है, जो मूलभूत बेसिक जो बच्चे का विकास है, उसमें मूलभूत में कहा गया है कि प्रथम जो 5 वर्ष है उसमें 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष जो है वो आंगनबाड़ी में होगा, बच्चे खेलकूद से समझेंगे चीजों को, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो प्ले स्कूल है आपका, आंगनबाड़ी हो गया, इसमें एडमिशन लेकर के बच्चों का विकास किया जाएगा। इसके बाद जो 2 साल है उसमें बच्चा फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, यानी कि 3 वर्ष जो है आपका आंगनबाड़ी, और जो 2 वर्ष है उसमें फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, इसकी पढ़ाई बच्चा करेगा, जो कि पुराना सिस्टम में ये चीज नहीं था, इसको फिल किया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के जो बालक का जो 90% मस्तिष्क का विकास है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो पॉलिसी बनकर के आई है कि बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए ताकि बच्चे का अच्छी तरह से और बच्चे सीख सके, उनका संपूर्ण विकास हो सके। इसके बाद दूसरा जो स्टेज है आपका वो है प्रीपरेटरी स्टेज, यानी कि इसको हम प्रारंभिक अवस्था भी हिंदी में कह सकते हैं, प्रारंभिक चरण कह सकते हैं हम इसको। ये आपका जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका 3 वर्ष का होता है, और इसमें जो आपका था पहला 3 साल आंगनबाड़ी और 2 साल आपका फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। तो इस स्टेज पे आते ही बालक जो है वो तीसरी से 5वीं कक्षा तक में पढ़ाई करेगा, यानी कि 3rd से लेकर के 5th तक की क्लास होंगी, और उम्र एज क्या रहेगी 8 से 11 वर्ष। इसके बाद जो आपका मिडिल स्टेज है, यानी कि मध्य चरण, इसको हम हिंदी में मध्य चरण कह सकते हैं। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं F, P और M आगे, और हम समझेंगे तब हम उसको नोट करेंगे कि उसको हम क्या कह सकते हैं। तो मिडिल स्टेज जो है वो आपका 3 साल का होगा, यानी कि 6 to 8, 6ठी, 7वीं और 8वीं, 11 से 14 वर्ष की उम्र में। उसके बाद जो आपका है सेकेंडरी स्टेज, यानी कि माध्यमिक जो चरण है वह है आपका 4 साल का। 4 साल में क्या है कि आप 9th से लेकर के 12th तक की कक्षा की पढ़ाई करेंगे, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, जो कि आपका 14 से 18 वर्ष तक की अवस्था में होगा। तो इसको हम FPMS इससे भी हम समझ सकते हैं, या 5+3+4, यानी कि 5+3+3+4। तो अब आप लोग इसको समझ सकते हैं कि पुराना जो हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर था कि 10+2, और इसको जो किया गया 5+3+3+4, तो वो क्या है 10+2 जो था वो पहले सिर्फ पहली कक्षा में बच्चा जब प्रवेश करता था वो पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई करता था। इसके बाद 2 साल का आपका इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती थी, यानी कि 12वीं की कक्षा, जो आप ISC या जो भी आप करते थे वो होता था। इसके बाद जो हमारा नया जो अभी जो इस एकेडमिक स्ट्रक्चर बनकर के आया है वो है 5+3+3+4। उसमें प्रथम 5 वर्ष, क्योंकि 90% मस्तिष्क का, इसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न आपको सीटेट में पूछे जाते हैं, या कोई भी एग्जाम हो शिक्षा से संबंधित उसमें पूछे जा सकते हैं कि पुराना स्ट्रक्चर क्या था, या फिर एनईपी ने नया स्ट्रक्चर क्या दिया। जो एनईपी ने न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर दिया है एजुकेशन सिस्टम में, वो हमारा क्या है, तो वो आपको 5+3+3+4 वो सही आपका जवाब होगा, उसी पे लगाना है। उसको आप लोग हो सकता है कि डायरेक्ट 5+3+3+4 ना पूछिए, आपको FPMS पूछिए, या फाउंडेशनल, प्रीपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी, इंग्लिश में, हिंदी में मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण या माध्यमिक चरण, ये भी आपके ऑप्शन में हो सकता है कि, और यहाँ पे हो सकता है इन शब्दों में कोई अलग एक शब्द जोड़ करके 4 ऑप्शन आपको दिया जा सकता है।
या फिर ये भी हो सकता है कि प्रथम जो ये 5 है इसका मतलब क्या है, 5 से तात्पर्य क्या है। तो आपको 5 मीन्स की जो बच्चे का 90% विकास, मस्तिष्क का विकास है वो 5 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है, जो कि पुराने एकेडमिक स्ट्रक्चर में इसको बिल्कुल ही अनदेखा किया गया था, ये पूरा ब्लैंक था। इसको फिल किया गया है एनईपी में। जो 3 वर्ष है वो आंगनबाड़ी, जो आपका 5 वर्ष का ये समय है उसमें भी उसको भी 2 पार्ट्स में विभाजित किया गया है, पहला 3 और फिर 3 वर्ष आंगनबाड़ी या आपका जो प्ले स्कूल होता है उसमें बच्चा जा सकता है, और जो 2 वर्ष आपका है वो फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास यानी कि पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। तो यहाँ तक आते आते बच्चे की जो एज है वो 7 साल तक हो जाएगी, क्योंकि जब बच्चा दो वर्ष का होगा तो वो आंगनबाड़ी में आएगा। तो 3 वर्ष का जो है वो समय वो आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल का है, तो उसमें बच्चा 5 वर्ष का और फर्स्ट सेकेंड क्लास करते करते 7 वर्ष का हो जाएगा। और फिर जो थर्ड क्लास है उसमें उसकी अवस्था जो है, एज जो है वो 8 साल की होगी, और 8 से 11 साल में वो 3 से 5वीं तक की कक्षा को पास करेगा। तो पहले जो हमारा पुराना जो स्ट्रक्चर था उसमें 10+2 यानी टोटल 12 वर्ष का समय जो था वो लग रहा था, 12 इयर्स का। जो आपका नया ये सिस्टम, नया स्ट्रक्चर बनकर के आया है वो है जो आप देख सकते हैं 10 और 5 15 यानी कि 15 इयर्स का आपका जो ये पूरा का पूरा समय है वो लग रहा है। अब इसमें जो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एनईपी में बदली गई है या नई चीजें ऐड की गई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इस चीज को देख के सिर्फ इतना ही नहीं कह सकते हैं कि हाँ 3 वर्ष या 5 वर्ष या 2 वर्ष या 4 वर्ष जो भी चीजें ये स्ट्रक्चर दी गई हैं, लेकिन इसमें बच्चे पढ़ेंगे क्या, बच्चे के लिए सिलेबस क्या होगा, करिकुलम क्या होगा। करिकुलम और सिलेबस में अंतर है। करिकुलम वो है कि जब आप विद्यालय में या महाविद्यालय में शिक्षा में प्रवेश करते हैं तो पूरा का पूरा निकलने तक जो भी आपका चीज है वो आपका करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या में आ जाता है, और पाठ्यक्रम होता है कि जो आप जिस कक्षा में है उसके लिए जो बनाया जाता है वो आपका सिलेबस होता है। तो वो क्या होगा, क्या चीजें पढ़नी होगी, क्या बच्चा पढ़ करके, क्योंकि अगर हम एनईपी में देखते हैं तो वोकेशनल जो व्यावसायिक शिक्षा है उस पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। तो वो इसमें से किस स्तर पे वोकेशनल जो आपका व्यावसायिक शिक्षा है वो प्रारंभ करने की बात की गई, कोडिंग की बात की गई है, या फिर जो सब्जेक्ट का फाउंडेशन होता था कि आपको अगर आप यहाँ तक 12th तक आते आते आपको अपना स्ट्रीम डिसाइड करना होता था कि मुझे साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, क्या लेना है। तो वो चीजें जो है अब यहाँ पे नहीं रहेंगे। इस चीज को भी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से पेश किया गया है, दिया गया है हमारे सामने। अगर मान लीजिए कि मुझे कॉमर्स पढ़ना है तो कॉमर्स के जो भी सब्जेक्ट है वो मुझे मिलेगा, और इसके अतिरिक्त मुझे एक जो फिजिक्स है, मैथ है या फिर केमिस्ट्री है, मुझे उसमें भी इंटरेस्ट है तो मुझे एक सब्जेक्ट वो भी रखना है। तो जो पहला आपका ये स्ट्रक्चर था उसमें आप ये सब नहीं रख सकते थे। जो आपका आर्ट्स के लिए या साइंस के लिए या जो आपका कॉमर्स है उसके लिए जो भी सब्जेक्ट, जो विषय डिसाइडेड थे वही आप रख सकते थे, उसी को पढ़ सकते थे। लेकिन अब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। अगर आप साइंस की पढ़ाई, साइंस विषय को ले रहे हैं, विज्ञान विषय को ले रहे हैं, तो आप उसमें जो आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो भी ले सकते हैं, जो कॉमर्स के विषय होते हैं वो भी ले सकते हैं। अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं 11th में 10th करने के बाद, तो उसमें भी आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस ही लेना है। आप किसी भी विषय को, विषय की बाध्यता नहीं रहेगी, आप किसी भी विषय को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हमारा एनईपी है वो सिर्फ डिग्री की बात करता है कि आपको एजुकेशन लेनी है, शिक्षा लेनी है, ज्ञान हासिल करना है, और ज्ञान हासिल करने के साथ साथ जो आपका स्किल है यानी कि कौशल है, जो ये जो एनईपी है वो 21st सेंचुरी की हमारी शिक्षा नीति है, एजुकेशन पॉलिसी है। तो ये हम लोगों को अंडरस्टूड होना ही चाहिए कि जो 21st सेंचुरी की जो स्किल है उसको विकास करने की, उसको ज्यादा से ज्यादा उन्नत करने की बात इसमें की गई है। तो इसीलिए यहाँ पे विषय की बाध्यता से कहीं ज्यादा इस बात पे फोकस दिया गया है कि जो आपके अंदर स्किल है उसको मजबूती प्रदान कीजिए। और जब बच्चा 12th करने के बाद विद्यालय से बाहर निकले, बाहर की दुनिया में प्रवेश करे, चाहे वो कोई भी डिग्री का कोर्स करे, प्रोफेशनल कोर्स करे, जो भी आगे चल के, लेकिन 12वीं 12th तक करने के बाद जब बच्चा विद्यालय से बाहर निकले तो वो निश्चित रूप से कम, अगर ज्यादा जितने भी स्किल में वो पारंगत होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक स्किल में उसको पूरी तरह से उस बच्चे को पारंगत करके ही बाहर निकले, ताकि वो उस स्किल का उपयोग करके जो हम कह सकते हैं कि इस रियल वर्ल्ड में अपना सरवाइव कर सके और अपने जीवन को अच्छे ढंग से चला सके।
तो अभी हम लोग जो हमारा ये नया स्ट्रक्चर बनकर के एकेडमिक स्ट्रक्चर बनकर के हमारे सामने आया है 5+3+3+4 का, तो उसमें हमें विषय और क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो उस चीज को अब हम लोग समझेंगे कि जो हमारा फाउंडेशनल है, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है और सेकेंडरी स्टेज है, तो उसमें क्या, जैसे कि आप लोग 10+2 सब लोग करके आए हैं, सब लोग इस चीज को समझते होंगे कि हमें किस तरह से हमने पढ़ाई की, क्या क्या सब्जेक्ट हमें लेने पड़ते थे। कुछ सब्जेक्ट हमारे इंटरेस्ट के भी होते थे, कुछ हमारे इंटरेस्ट के नहीं, फिर भी हमें पढ़ना पड़ता था, लेकिन ऐसी बाध्यता अब इस एनईपी इस नीति में नहीं है। तो हम इसको समझेंगे कि जो हमारा आंगनबाड़ी है वहां से लेकर के जो आपका 12th तक का जो सेकेंडरी एजुकेशन है वहां तक आपके लिए इसमें और भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। सिर्फ सेकेंडरी स्टेज तक ही नहीं, अगर आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन में आपका ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, डॉक्टरेट डिग्री हो, उन सब के लिए भी उनको उन्नत करने के लिए बहुत चीजें बदली गई हैं, बहुत चीजें एड ऑन की गई हैं। तो फिलहाल हम लोग, क्योंकि एजुकेशन मैंने पहले ही कहा कि हमारा जो अप्रोच रहेगा वो हमारा एजुकेशन सेंटर रहेगा, सॉरी एग्जाम सेंटर्ड अप्रोच रहेगा, तो हम परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं इसको, तो इसीलिए जो आपका इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। तो अभी हम लोग समझेंगे कि इसमें आपका जो चारों स्टेज है उसमें क्या क्या चीजें हैं जिसपे बल दिया गया है बच्चों को सीखने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए, और क्या क्या चीजें उनके लिए जरूरी रहेंगे, तो उसको अभी हम लोग समझेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कि जो हमारा न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर बनकर के आया है 5+3+3+4 का, जो कि फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, जिसको कि आप FPMS इस कोडिंग से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इस तरह के प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में या कोई भी एजुकेशन का एग्जाम हो से पूछे जा सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि इसके लिए ये जो आपका न्यू स्ट्रक्चर है, इसके लिए जो आपका सिलेबस है वो क्या डिसाइड हुआ है, इसके लिए आपका क्या ऐसी क्या जो आपका पाठ्यक्रम है उसका निर्णय लिया गया है, ताकि बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, सर्वांगीण विकास की, तो वो आपका इससे हो सके। तो चलिए हम फाउंडेशनल स्टेज से शुरू करते हैं और इसको समझते हैं अच्छे से। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो पाए, आप लोग इस चीज को समझ पाए बहुत ही बारीकी से कि क्या है, क्योंकि हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से इस एनईपी को समझ रहे हैं, और वैसे भी क्योंकि एनईपी यही है कि उसमें जो मूलभूत परिवर्तन है वो यही है जो हम लोग यहाँ पे इसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो सबसे पहला स्टेज आपका फाउंडेशनल स्टेज है, यहाँ पे भी मैंने FPMS लिख दिया है, और आपका 5-3-3-4, तो आप इसको इस चीज से भी, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इधर से भी इस तरीके से भी समझना है कि ये जो आपका विषय है इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो जो आपका फाउंडेशनल स्टेज है, मतलब कि जो प्रथम 5 वर्ष है, बालक का जो प्रथम 5 वर्ष है, उसमें जो जिस विषय को शामिल किया गया है, या हम यूं कहें कि किस तरीके से, किस मेथड से बच्चों को पढ़ाना है ताकि बच्चे का विकास हो सके। क्योंकि जो आंगनबाड़ी की बात की गई है, बच्चे मुश्किल से 2 वर्ष के होंगे, 2.5 वर्ष के होंगे, तो उसमें क्या सिलेबस बच्चों का होना चाहिए, तो इसके लिए जो दिया है कि मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि विभिन्न प्रकार के खेल और जो गतिविधि है उसके आधार पे आप बच्चों को सिखाएं, लर्निंग कराएं, बच्चों का अधिगम कराएं, यानी कि खेल विधि से बच्चों को पढ़ाना है। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ ECC चलती है, ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए जो भी जो पेडागोजी है, आपका जो सिलेबस है वो तैयार किया, जो बना हुआ है, तो उसमें जो भी सिलेबस डिसाइड किए गए हैं, या फिर जो आपका मेथड है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पेडागोजी होनी चाहिए, तो उसको भी इसमें शामिल करने की बात की गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहले से ECCE का जो आपका सिलेबस तैयार है उसको शामिल करने की बात इसमें नहीं की गई है, वो भी नए पैटर्न से, नई तरीके से बनेगा। जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि जो NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो NCERT तैयार करती है, जो अभी 2005 में जो बनकर के आई थी, उसी के आधार पे हमारे यहाँ की शिक्षा जो शिक्षा चल रही है उसी को बेस मानते हुए, लेकिन उस पर भी काम हो रहा है, क्योंकि NEP ने कहा है कि 2025 तक आपको उसको लेकर के आना है, नया NCF होना चाहिए, और जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसके लिए भी एक नया NCF तैयार होकर के आएगा, जिसमें कि नया पाठ्यक्रम, आपका नया करिकुलम, नया पाठ्यक्रम और नए तरीके से नए पेडागोजी की बात की जाएगी कि बच्चों को जो प्रारंभिक 5 वर्ष का शिक्षण है वो कैसे देना है, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, और उनका बेस जो है, वो जो आधार है वो मजबूत हो सके, ताकि बच्चे सिर्फ परीक्षा पास ना करें, बल्कि वो अपने जो उनके अंदर स्किल है, जो कौशल है, उसमें वो पारंगत हो सके, वो जितनी उनमें योग्यता है, क्षमता है, उसका पूर्ण इस्तेमाल करते हुए वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला लेवल है
जो अगला हमारा चरण है वो है प्रीपरेटरी स्टेज यानी कि प्रारंभिक अवस्था, जो 5 वर्ष के बाद 3 वर्ष का शिक्षण इसमें होगा, यानी कि कक्षा 3 से 5वीं तक की क्लास इसमें होगी। अब कक्षा 3 से 5 तक यानी 5वीं कक्षा तक जो आप पढ़ेंगे, जो बच्चे पढ़ेंगे या जो टीचर उनको पढ़ाएंगे, तो वो क्या आपका सिलेबस होगा, तो वो है यहाँ पे जो हमने देखा कि जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज है उसमें मल्टी लेवल जो प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है उसी को कंटिन्यू करते हुए, लेकिन थोड़ा सा उसमें हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा उसमें हम उसको ऐड करेंगे प्ले। यहाँ भी आपने देखा कि खेल विधि, यहाँ भी हम खेल विधि को, लेकिन खेल के साथ साथ आपको डिस्कवरी यानी कि खोज भी करना है। यानी कि यहाँ पे आते आते जो आपका, हम एक तरह से कह सकते हैं जो थिंकिंग है, जो क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है एनईपी में, या जो कॉग्निटिव डोमेन जो आपका है, जो ब्लूम का टेक्सोनॉमी, जो लोग डीएलएड या बीएड करके आए हैं वो लोग जानते होंगे कि कोई भी एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति जब भी बनेगी, शिक्षा का जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हम ब्लूम का जो टेक्सोनॉमी है, बच्चों का जो तीनों पक्ष है, जो उनका कॉग्निटिव डोमेन हो या अफेक्टिव डोमेन हो या साइकोमोटर डोमेन हो, तो उनसे अलग होकर के, उनको छोड़ करके हम बच्चों के विकास की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं तीनों पक्षों पे सबसे ज्यादा विकास की बात की जाती है। तो जो बच्चे का कॉग्निटिव डोमेन है, यहाँ पे वो भी आ जाता है कि बच्चे खेल विधि से खोज करना, खोजबीन करना सीखे, और जो वही प्ले डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे है कि इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग, यानी कि आप खेल, खोज और जो एक्टिविटी है बच्चों से करवा के उनका लर्निंग करा रहे हैं। इसके साथ साथ एक ऐसा सिलेबस होगा जिसमें कि बच्चों का, बच्चे पढ़ना, बोलना, सीखना, जो हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज का जो स्किल है वो सीख सके बच्चे। इसके साथ साथ भाषा, गणित, विज्ञान विषय हो या जो आपका साइंस हो, मैथ हो या आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, जो भी छोटे छोटे जो भी विषय होते हैं उनको भी साथ साथ बच्चों को सिखाया जाए। तो इस पे पूरा फोकस, पूरा बल दिया गया है। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेज है मिडिल स्टेज यानी कि मध्य। तो जो हमने देखा कि कक्षा 2 तक, 5 वर्ष में कक्षा 2 तक, उसके बाद 8 से 11 वर्ष में कक्षा 5 तक। अब हम बात करेंगे कि क्लास 6 to 8 की, यानी कि कक्षा 6 से 8वीं तक का क्या हमारा सिलेबस होना चाहिए, बच्चों को हम क्या पढ़ाएंगे, उसके लिए क्या एनईपी कहता है। क्योंकि देखिए ये सारी चीजें हैं जो आपको समझना भी चाहिए, जानना भी चाहिए, और स्पेशली जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाए कि मल्टी लेवल प्ले बेस्ड एक्टिविटी जो है वो एनईपी में किस लेवल पे पढ़ाने की बात की गई है। क्योंकि आप देखिए कि प्ले, आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन स्टेज पे भी बात की गई है, प्ले जो है वो प्रीपरेटरी स्टेज पे भी बात की गई है। तो इसमें थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो ये आपको बहुत ही बारीकी से क्लियर होना चाहिए कि ये किस स्टेज पे, किस विधि की और कैसे पढ़ाने की, किस चीज को पढ़ाने की बात की गई है। तो इसको आप लोगों को समझना चाहिए। इसके बाद जो हमारा है अगला, जो हमारा स्टेज है मिडिल स्टेज, तो यानी कि क्लास 6 to 8, तो उसमें बात की गई एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की, यानी कि प्रयोग करके सीखना, प्रयोगात्मक सीखना, चाहे वो साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, आर्ट्स हो, सोशल साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, किसी भी विषय को बच्चे पढ़ रहे हो, लेकिन उसमें प्रयोग होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो जो एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान है, अमूर्त ज्ञान है, उस चीज की बात की गई है कि बच्चे जो देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, इस पे लिखा हुआ है, आप इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड ना हो, इस पे ना लिखा हुआ हो, और मैं आपको इसी तरह से बताऊं कि 5+3+3+4 इसमें जो है कि FPMS की बात की गई है, बाकी जितनी चीजें हैं बताऊं, हो सकता है कि आप एक लाइन समझेंगे, एक लाइन नहीं समझेंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए कि हमें पता है कि यहाँ पे जहां हम लोग अभी जैसे हमें जीवन मिल रहा है, हम जी रहे हैं और हम सांस ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हवा है, लेकिन हम लोग हवा को देख नहीं सकते, लेकिन हमें पता है कि वो है, तभी हम यहाँ पे सांस ले रहे हैं, यहाँ पे जीवन है, हम जी पा रहे हैं। तो वो जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान है, वो बच्चे सीख सकें 6 to 8 क्लास में, 6ठी से 8वीं कक्षा तक में। इसीलिए प्रयोगात्मक जो अधिगम है उसकी बात की गई है। अगला जो हमारा स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, यानी कि माध्यमिक चरण जो है, उसमें वो आपका 4 साल का होगा। और 4 साल में जो बात की गई है वो है कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, यानी कि बहुविषयक जो अध्ययन होगा उस पर बल दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि जो आपका एनईपी है उसमें बहुत ज्यादा लचीलेपन को अपनाया गया है। ऐसी बाध्यता नहीं रहेगी कि आपको यही विषय पढ़ना है और ये विषय आपको नहीं पढ़ना। अगर आप साइंस रखना चाहते हैं, अगर आप कॉमर्स रखना चाहते हैं, अगर आप आर्ट्स विषय में जाना चाहते हैं, तो लेकिन उसके साथ
अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो उसके साथ साथ अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप वो विषय भी ले सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को उसमें अपनाया गया है कि जो विषय है, स्टूडेंट जो विषय का चयन करें उसमें बहुत ज्यादा लचीलेपन को अपनाया गया है। और उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसकी बात इसमें की गई है इस स्टेज पे। वैसे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पहले भी इसमें पढ़ा है और समझा है कि जो 90% बच्चों की मस्तिष्क का विकास है वो 5 से 6 वर्ष की अवस्था तक बालक का हो जाता है। लेकिन जो क्रिटिकल थिंकिंग है वहां इन सब विधि में कहीं ना कहीं उस चीज को अपनाया गया है, लेकिन यहाँ आकर के ज्यादा उस पर फोकस किया गया है कि क्रिटिकल थिंकिंग में हम किस किस चीजों को अपनाएंगे और कैसे उसका विकास करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिले कि क्या है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से भी एजुकेशन फील्ड के जो भी एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और स्पेशली क्योंकि अब ये एनईपी में अपनाया गया है तो अब तो आपका जो भी एजुकेशन से संबंधित जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें पूछा ही जाएगा। तो इस पे आप लोग मुझे कमेंट करिए, उसमें बताइए कि इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं इस टॉपिक पे बना के आप लोगों को दे सकूं। इसके बाद अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं कि जो एनईपी ने जो फॉर्मेट दिया है, नया स्ट्रक्चर दिया है 5+3+3+4 का, और इसमें जिस स्टेज की, जिस लर्निंग की, एक्टिविटी की या जो सिलेबस की या करिकुलम की बात की गई है, अगर हम लोग गौर से इस चीज को देखें तो जो लोग डीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं, एमएड किए हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग मनोविज्ञान के सिद्धांत को जानते होंगे कि जो पियाजे की थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो है, उसमें जीन पियाजे ने इसी बच्चों की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है और उन 4 अवस्थाओं में बच्चे का विकास कैसे होता है और हमें किस तरह का शिक्षण अधिगम वातावरण उन्हें देना चाहिए। जो हमारा सीखने सिखाने की विधि है और सीखने सिखाने के लिए जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ताकि बच्चे का सर्वांगीण हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके, उन बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके, तो उसकी बात की गई है इसमें। तो इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है एनईपी और उसका जो सबसे पहला पॉइंट है कि जो न्यू फॉर्मेट हमारे पास बनकर के आया है 5+3+3+4 का, वो आप लोगों को क्लियर होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग इसमें आज 2 पॉइंट्स को समझेंगे। एक हमारा है कि जो न्यू फॉर्मेट है, न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है, उसको समझेंगे, और दूसरा हमारा रहेगा जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें एनईपी में बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत चीजों पर बल दिया गया है, लेकिन हम लोग एग्जाम सेंटर्ड होकर के इस चीज को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो कम से कम 2 टॉपिक को आज हम लोग कवर करते हैं, लेकिन यही जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग कंफ्यूज्ड हुए, इसीलिए पहले आप लोग इस चीज को समझिए, पूरे अच्छे से बारीकी से इसको समझिए, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। इसको समझिए। अगला वीडियो जो रहेगा उसमें हम लोग जो हमारा अगला पॉइंट है उस पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी से उस टॉपिक पे भी आप लोगों को वीडियो बना के आप लोगों को दूं, ताकि आपका क्लियर हो सके। क्योंकि अभी जो है हमारा सीटेट का अभी वैसे जो फॉर्म फिल होना है उसके लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इतना नोटिफिकेशन जो सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ चुका है कि आपका दिसंबर में होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग उस पर कंटिन्यू करेंगे और उस पर बात करेंगे और इस टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि इसमें से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए इसको समझिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं और इसमें सफलता पाना चाहते हैं। क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा कि जो एनईपी है वो भी इसी चीज पे ज्यादा फोकस कर रही है कि टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल हो, तकनीकी के क्षेत्र में जो तकनीकी का उपयोग है वो शिक्षा के क्षेत्र में भरपूर किया जा सके, और इसके लिए भी एक बॉडी जो संस्था है उसको बनाया गया है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे। तो इसीलिए तकनीकी का इस्तेमाल करिए और देश में जहां भी लोग हैं वो इस चीज को समझ पाए, सीख पाए, और जो उनका एग्जाम है वो क्लियर कर पाए और जो वो चाहते हैं वो अचीव कर सके। थैंक यू।